आज टुनाइट में सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल की, जिस पर काली नजर गड़ाए पाकिस्तान बैठा है। इसी के लिए चलते हैं, आइए ब्रह्मोस लॉन्चिंग सेंटर। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। वो ब्रह्मोस की जानकारी हथियाने के लिए जाल बिछा रहा है। पाकिस्तान के हनी ट्रैप में डीआरडीओ के इंजीनियर निशांत की गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसियां अब चौकन्नी हो गई हैं। इस काले नकाब के पीछे छिपे चेहरे की साजिश का खुलासा हो चुका है। ये वही निशांत अग्रवाल है जो देश के साथ गद्दारी का खेल खेल रहा था। नागपुर सेशंस कोर्ट ने निशांत को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड दी है। यूपी एटीएस निशांत को यूपी ला सकती है, जहां उससे आगे की पूछताछ की जाएगी। डीआरडीओ कर्मचारी निशांत पर आरोप है कि उसने ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट से जुड़ी अहम जानकारियां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को लीक की हैं। अब तक की जांच में ये बात निकलकर सामने आ रही है कि पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई ने निशांत को हनी ट्रैप किया है। आईएसआई एजेंटों ने लड़की बनकर फेसबुक के जरिए निशांत से संपर्क किया और धीरे धीरे उससे दोस्ती बढ़ाई। निशांत की जिन फेसबुक फ्रेंड से लगातार बातें चल रही थी, उनमें 2 लड़कियों के अकाउंट हैं। दोनों ही फर्जी खाते हैं और इनका आईपी एड्रेस पाकिस्तान का पाया गया है। निशांत के पास से कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में भारत दुनिया भर में मशहूर है। फिर ब्रह्मोस पर ही पाकिस्तान की काली नजर क्यों है, ये भी जान लीजिए। ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल माना जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। इसके लिए ज्वाइंट वेंचर सरकारी कंपनी में भारत की हिस्सेदारी 50.50% है। ब्रह्मोस मिसाइल से दुश्मन पर हवा, जमीन और समंदर में प्रहार किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल से 400 से 600 किलोमीटर की रेंज में अचूक निशाना लगाया जा सकता है। टारगेट हिट करने में इसका एयर मार्जिन सिर्फ 1 है। अगर ब्रह्मोस को कच्छ से दागा जाए तो पाकिस्तान का कराची शहर इसकी रेंज में है। अगर अमृतसर से ब्रह्मोस चलाई जाए तो पाकिस्तान का पेशावर शहर इसकी मार से तबाह हो सकता है। अगर ब्रह्मोस को जम्मू से लॉन्च किया जाए तो इस्लामाबाद तक ब्रह्मोस की जद में आ जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल का वॉरहेड 200 किलो का है। खास बात यह है कि इसमें एटम बम भी फिट किया जा सकता है। फिलहाल भारत में ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन तैयार किए जा रहे हैं और नए ब्रह्मोस का टेस्ट कामयाब भी रहा है। सुखोई से भी ब्रह्मोस दागने का प्रयोग सफल रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल का एडवांस वर्जन भारत में तैयार हुआ है, इसलिए पाकिस्तान की नजर ब्रह्मोस टेक्नोलॉजी पर है। भारत और रूस के अलावा ब्रह्मोस जैसी शानदार और आधुनिक क्रूज मिसाइल किसी भी देश के पास नहीं है, इसलिए भी पाकिस्तान ब्रह्मोस के बारे में जानकारी हथियाना चाहता है। और कुछ और खबरें। 29 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर को लेकर सुनवाई है, लेकिन उससे पहले योगी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा का बड़ा बयान आया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में श्रीकांत शर्मा ने कहा कि राम भक्तों की भावनाओं के साथ अब और खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश का भी विकल्प खुला हुआ है। एक कोर्ट का भी रास्ता है, एक कहीं ना कहीं बातचीत भी हो उसका भी एक रास्ता है, एक बिल्कुल अध्यादेश का भी रास्ता है। राम भक्तों की जो भावना है वो लंबे समय तक उनके साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। महंत परमहंस दास से मिलने गए वीएचपी के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया को लखनऊ पुलिस ने बेरंग लौटा दिया। राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर अयोध्या में अनशन कर रहे महंत परमहंस को पुलिस ने जबरन अनशन से उठा लिया था और लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया था। आज जब उनसे मिलने प्रवीण तोगड़िया पहुंचे तो अस्पताल के गेट पर ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। 30 साल से संसद में राम मंदिर के कानून की बात योगी और मोदी जी करते रहे और आज सत्ता में आने के बाद यह मांग परमहंस जी करते रहे, तो परमहंस जी गुनहगार हो गए। घसीट कर पीजीआई में लाए और घसीट पर उन पर अत्याचार कैसे किया है वो दुनिया को पता न चले, इसलिए कैंसर सर्जन डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया को भी पीजीआई के दरवाजे पर रोक दिया। तो चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासत गर्माती जा रही है। मायावती क्यों है खफा, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। बॉलीवुड में इन दिनों एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। पहले तनुश्री दत्ता और कंगना ने यौन शोषण का आरोप लगाया, तो वहीं इन आरोपों की चपेट में हिंदी सिनेमा के संस्कारी बाबूजी के नाम से मशहूर आलोकनाथ भी आ गए हैं।
मेरे घर में कुकर कभी सीटी नहीं मारती। आई प्ले ओनली विविध भारती व्हेन आई क्रूज इन माई मारुति। बेटा डोंट नीड स्पोर्ट्स कार, आई गॉट संस्कार। हिंदी सिनेमा और सीरियल की दुनिया के बेहद कामयाब कलाकार और एक संस्कारी शख्स की छवि रखने वाले अभिनेता आलोकनाथ मीटू कैंपेन की जद में आ गए। उन पर 80 और 90 के दशक में टीवी की जानी मानी लेखिका, निर्माता, निर्देशक विंता नंदा ने रेप का आरोप लगाया है। विंता ने फेसबुक पोस्ट के जरिए आलोकनाथ का नाम लिए बिना पूरी घटना का खुलासा किया है। विंता 1993 से 1997 तक मशहूर सीरियल तारा की लेखिका थी और आलोकनाथ ने इसी सीरियल में एक लीड एक्टर के तौर पर काम किया था। बॉलीवुड में आलोकनाथ की छवि आदर्शवान व्यक्ति की है। वह ज्यादातर पिता का रोल निभाते हुए पर्दे पर देखे गए, लेकिन अब उन पर यौन शोषण का आरोप लगने से हर कोई हैरान है। विंता नंदा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में टीवी के संस्कारी बाबूजी पर संगीन आरोप लगाया है। 1994 के मशहूर शो तारा के लिए काम कर रही थी। वह फिल्म और टीवी उद्योग में सबसे संस्कारी व्यक्ति माना जाता था, लेकिन वह एक शराबी, लापरवाह और बुरा शख्स था। एक बार मैं उसके घर हुई एक पार्टी में शामिल हुई, जहां मेरी ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया गया। जब मैं नशे की हालत में अकेले घर जाने के लिए निकली तो उसने मुझे ड्रॉप करने को कहा। मैं उस पर विश्वास करके गाड़ी में बैठ गई। नशे की वजह से मुझे हल्का हल्का याद है, मेरे मुंह में और ज्यादा शराब डाली गई और मेरे साथ हिंसा की गई। अगले दिन जब मैं उठी तो काफी दर्द में थी। मेरे साथ सिर्फ दुष्कर्म ही नहीं किया गया था, बल्कि नृशंस व्यवहार किया गया था। मैंने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया, लेकिन सभी ने मुझे इस घटना को भूलकर आगे बढ़ने की सलाह दी। विंता नंदा के इस खुलासे के बाद बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में हड़कंप मच गया है। विंता नंदा के इस खुलासे के बाद सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन आलोकनाथ को कारण बताओ नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। एसोसिएशन के मेंबर सुशांत सिंह ने विंता नंदा से माफी मांगते हुए उन्हें मामले में शिकायत करने को कहा है। साथ ही उन्हें सहयोग का भरोसा दिया है। विंता नंदा के आरोपों पर आलोकनाथ ने भी चुप्पी तोड़ी है। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में आलोकनाथ ने कहा कि विंता का रेप हुआ होगा, लेकिन किसी और ने किया होगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते, क्योंकि अब यह बाहर आ ही गया है तो काफी खींचा भी जाएगा। आलोकनाथ ने कहा कि लोग सिर्फ महिलाओं का ही पक्ष सुनते हैं, क्योंकि उन्हें कमजोर समझा जाता है। उधर नाना पाटेकर पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने पुलिस में शिकायत किए जाने के बाद अब महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। आईपीसी की धारा 354, 354A, 34 और 509 के तहत तनुश्री ने नाना पाटेकर, गणेश आचार्य, सामी सिद्दीकी, निर्देशक राकेश सारंग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसका संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र महिला आयोग ने नाना पाटेकर, राकेश सारंग और गणेश आचार्य को नोटिस भेजा है। आयोग ने तनुश्री दत्ता के मामले में चल रही जांच से संबंधित जानकारी भी मांगी है। आयोग ने सभी से 10 दिन में जवाब देने को कहा है। भारत में मीटू अभियान के जरिए महिलाएं यौन उत्पीड़न का खुलासा कर रही हैं, लेकिन बीजेपी सांसद उदित राज ने इसका विरोध किया है। उदित राज ने कहा है कि 10 साल बाद यौन शोषण का आरोप लगाने का क्या मतलब है। उदित राज ने ये भी कहा कि महिलाएं हनी ट्रैप में मर्दों को फंसाती हैं और फिर आरोप लगाती हैं। जो हैबिचुअली औरतें ऐसी हो गई हैं जो आरोप लगाती हैं, 2 लाख 4 लाख रुपया लेकर के छोड़ देती, फिर दूसरा चुनती हैं। हनी ट्रैप केसेस नहीं है क्या? औरतें क्या परफेक्ट हैं? मेल मैं मानता हूं कि मेल का नेचर है, लेकिन औरतें परफेक्ट है। हनी ट्रैप जैसे केसेस, गैर हनी ट्रैप केसेस जैसे सारे केसेस मिलाकर के ही तो मीटू कंप्लीट। तो भारत का समाज ऐसा नहीं है। गुजरात में उत्तर भारतीयों पर हमले का नया वीडियो सामने आया है। अब तक 533 हमलावरों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ गुंडागर्दी भी जारी है। गुजरात के सीएम कह रहे हैं हालात नियंत्रण में है। गुजरात पुलिस कह रही है कि हिंसा पर लगाम लग गई, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही कह रही हैं। उत्तर भारतीयों पर हमले का ये नया वीडियो सामने आया है, जिसके बाद गुजरात में प्रवासी मजदूरों में दहशत बढ़ गई। नतीजा ये हुआ कि पलायन थम नहीं रहा और लोग गुजरात छोड़कर यूपी बिहार भाग रहे हैं। गुजरात से भागकर बिहार के दरभंगा पहुंचे मजदूरों ने वहां हो रहे जुल्म की कहानी सुनाई। वहाँ का लोग सब बहुत डर दिखाता है, तुम सब भाग जाओ नहीं तो सबको मार डालेंगे।
हम सब डर के मारे भाग आए। इतना मजदूरी में काम कर रहा, अगल बगल कंपनी ना वो सभी का निकाल दे। ये कंपनी ना था 2500 बिहारी, उसमें सभी खाली करा दे। अहमदाबाद में पुलिस ने कार्रवाई की है और 38 हमलावरों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन उत्तर भारतीयों पर हमले थम नहीं रहे। डर की वजह से 25,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर गुजरात छोड़ चुके हैं। उत्तर भारतीयों पर हमले के लिए कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकुर के संगठन पर आरोप लग रहा है। अल्पेश खुद को बेगुनाह बता रहे हैं, लेकिन एक वीडियो ने उनकी पोल खोल दी है। कहीं भी अगर मैंने ऐसा गलत कुछ बोला हो तो मुझे बोलिए, मैं बार बार बोला हूँ। हाँ, स्थानीय लोगों को रोजगार दीजिए, मैं बोला हूँ, पर मैंने ये नहीं बोला कि उत्तर भारतीयों को खदेड़। अल्पेश ठाकुर खुद को और अपनी ठाकुर सेना को बेगुनाह बता रहे हैं, लेकिन ये बयान देने से पहले अल्पेश पिछले महीने बेचरागी इलाके में दिया अपना भड़काऊ भाषण याद कर लें। मारना जो बतावे छे, क्राइम करे छे साहेब, गुनाखोरी वधी छे, गामડાઓ જોડેના ઘર્ષણો વધ્યા છે, સામાન્ય ગામડાના લોકોને મારે છે અને ક્રાઇમ કરી અને પાછા ત્યાં જતા રહે છે। तो कहा जा रहा है कि अल्पेश के इसी भाषण के बाद ठाकुर सेना ने उत्तर भारतीयों पर हमले करने शुरू किए। बीजेपी अब अल्पेश के बहाने सीधे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। राहुल गांधी एक और तो अल्पेश ठाकुर को बिहार प्रांत के सह प्रभारी बनाते हैं और दूसरी ओर यही अल्पेश ठाकुर राहुल गांधी के कॉन्स्पिरेसी और मंत्रणा के अंतर्गत बिहारियों के ऊपर, हमारे बिहारियों के ऊपर जिस प्रकार का हमला कर रहे हैं, यह सब हम देख रहे हैं। एक तरह से मैं बिहार का प्रभारी हूँ, इसलिए मुझे बदनाम करने का और ओबीसी SC ST की एक बड़ी आवाज जो पूरे देश के अंदर फैली है, 16 राज्यों में मेरा संगठन है, और राहुल गांधी जी को हानि पहुंचाने के लिए और बिहार में मुझे रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ के लोग कर रहे हैं। उधर गुजरात में बीजेपी कार्यकर्ता घूम घूमकर उत्तर भारतीयों को समझा रहे हैं कि वो प्रदेश छोड़कर न जाएं, लेकिन प्रवासी मजदूरों का खौफ खत्म नहीं हो रहा है। गुजरात में उत्तर भारतीयों पर हमले को लेकर पीएम मोदी पर भी निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी प्रवासी मजदूरों पर हमले का मामला उठाया तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जिस यूपी ने मोदी को पीएम बनाया, उन्हीं मोदी के गुजरात में यूपी के लोग निशाने पर हैं। जो आज गुजरात से मार्ग भराए जा रहे हैं, जिनको गुजरात में मार्ग भगाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन प्रदेशों से युवाओं को वहां से मार्ग भराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जिन लोगों ने उनको जिताकर भेजा और वो देश के प्रधानमंत्री भी इस समय बने हुए हैं, तो दुख की बात यह है कि गुजरात में जो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग हैं, तो उनके साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ महागठबंधन को लेकर चल रही कवायद को बीएसपी मुखिया मायावती ने एक बार फिर जोर का झटका दिया है। बीएसपी सुप्रीमो ने कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर अपने कार्यकर्ताओं को दिए संदेश में साफ कहा कि 2019 में सम्मानजनक सीटें न मिलने की सूरत में उनकी पार्टी कांग्रेस से सीटों की भीख मांगने के बजाय अकेले चुनाव लड़ना पसंद करेगी। अभी पिछले ही हफ्ते मायावती ने कांग्रेस के साथ एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। मायावती का महागठबंधन यूपी में होना है और अब वहां कांग्रेस सीट बांटने की हैसियत में नहीं है। कांग्रेस तो यूपी में खुद मायावती और अखिलेश के रहमो करम पर है, फिर मायावती के निशाने पर कांग्रेस क्यों है, ये समझ लीजिए। कांग्रेस पर दबाव डालकर मायावती राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन करना चाहती हैं। मायावती चाहती हैं कि कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन हो। मायावती एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी लोकसभा सीटें चाहती हैं। कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए ही मायावती ने एमपी, छत्तीसगढ़ में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन करना या अकेले लड़ना मायावती की मजबूरी भी है। बीएसपी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाए रखने के लिए कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट चाहिए या फिर 4 अलग अलग राज्यों में 2% सीटें जीतने की शर्त पूरी करनी होगी। कांशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने तक लखनऊ की जगह दिल्ली में ही डेरा डालने की घोषणा की है। मायावती दिल्ली में रहकर विधानसभा चुनाव की मॉनिटरिंग करेंगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान और तेलंगाना, उनके लिए लखनऊ दूर पड़ता, दिल्ली नजदीक है, इसलिए चुनाव तक मैं ज्यादातर दिल्ली में ही रहूंगी। राजस्थान में जीका वायरस से हड़कंप मचा हुआ है। जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में जीका वायरस के 29 मरीजों के पॉजिटिव होने की पुष्टि के बाद
राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक की नींद उड़ी हुई है। जीका वायरस का केस मिलने के बाद शास्त्री नगर इलाके के 3 किलोमीटर के दायरे को सर्विलांस पर रखा गया है। डर की वजह यह है कि जिन लोगों के सैंपल पॉजिटिव मिले हैं उनमें से एक बिहार का है और बीमारी के दौरान एक बार बिहार भी गया था। बिहार सरकार ने अपने सभी 38 जिलों को जीका वायरस पर नजर रखने का निर्देश दिया है। पीएमओ ने इस वायरस के फैलने पर स्वास्थ्य मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। हम इसके पर नजर बनाए हुए हैं। आपके माध्यम से मैं जनता को ये कहूंगा कि इसमें चिंता और हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। जीका वायरस क्या है और कितना खतरनाक है ये भी समझ लीजिए। 1947 में युगांडा में पहली बार जीका वायरस से फैलने वाले बुखार का पता चला था। जीका बुखार का वायरस एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलता है। जीका वायरस फैलाने वाला एडिस एजिप्टाई मच्छर दिन में ही सक्रिय रहता है। काफी हद तक जीका वायरस भी डेंगू और चिकनगुनिया जैसा ही है। जीका वायरस का संक्रमण होने के लक्षण देर से पहचान में आते हैं। शुरुआत में बुखार, बदन दर्द, आंखें लाल होना और शरीर पर चकत्ते पड़ने को लोग मामूली वायरल फीवर समझ लेते हैं। जीका वायरस इतना खतरनाक है कि अगर किसी गर्भवती महिला को संक्रमण हो जाए तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी अपनी चपेट में ले लेता है। पूरी दुनिया में जीका वायरस की रोकथाम के लिए कोई टीका नहीं है। संक्रमण होने पर जीका बुखार के मरीज को आराम देने के लिए बुखार की सामान्य दवाई पैरासीटामोल दी जाती है। जीका वायरस से संक्रमण के बाद मृत्यु दर 8.3% है। खतरनाक बात यह है कि संक्रमित व्यक्ति को दिमाग की बीमारी या लीवर से गंभीर इन्फेक्शन हो सकता है। जीका से बचने का एक ही तरीका है कि आप सतर्क रहें, मच्छर से बचें और अपने आसपास सफाई रखें ताकि मच्छर पनपने न पाए। बिना जांच कराए खून न चढ़वाएं, क्योंकि खून अगर जीका वायरस से संक्रमित हुआ तो जिसे खून चढ़ाया जाएगा उसको भी रोग लग जाएगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई स्टील प्लांट में आज बड़ा हादसा हुआ। प्लांट में हुए जोरदार धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह ब्लास्ट गैस पाइपलाइन में हुआ। बताया जा रहा है कि प्लांट में कोक ओवन के पास एक गैस पाइपलाइन की मरम्मत की जा रही थी। इसी दौरान पाइपलाइन में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद प्लांट में भीषण आग लग गई। भिलाई स्टील प्लांट रायपुर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है और इसका संचालन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। पाइपलाइन से धमाका कैसे हुआ, अभी इसकी वजह साफ नहीं हुई है। इसकी जांच की जा रही है। इससे पहले जून 2014 में भी भिलाई स्टील प्लांट में एक पंप हाउस की मेंटेनेंस के दौरान बड़ा हादसा हुआ था, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रिसाव के चलते 6 लोगों की मौत हो गई थी और 34 लोग घायल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट के जाने माने नाम आम्रपाली ग्रुप पर बड़ी कार्रवाई की है। जस्टिस अरुण मिश्रा और यूयू ललित की बेंच ने पुलिस को कोर्ट के अंदर बुलाया और आदेश दिया कि आम्रपाली समूह के डायरेक्टर अनिल कुमार शर्मा, शिवप्रिय और अजय कुमार को तब तक के लिए हिरासत में लिया जाए जब तक वो फोरेंसिक ऑडिट के पूरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा देते। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली की 16 संपत्तियों की नीलामी या बिक्री का आदेश दिया था, जिसके लिए कोर्ट ने आम्रपाली के डायरेक्टरों को सभी संबंधित दस्तावेज जमा कराने को कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने डेवलपर को चेतावनी देते हुए कहा कि वह कोर्ट से लुका छुपी का खेल न खेले। आप जानबूझकर आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। ये पूरी तरह कोर्ट की गरिमा के साथ खिलवाड़ है। अब जब तक दस्तावेज नहीं दिए जाते, आप सभी को पुलिस हिरासत में ही रहना होगा। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ससुराल धौलपुर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी खूब गरजे। वसुंधरा सरकार के साथ साथ पीएम मोदी को भी उन्होंने खूब घेरा। सीएम वसुंधरा राजे जिस धौलपुर की महारानी हैं, वहां ये राहुल गांधी का रोड शो है। अपने 2 दिवसीय मिशन राजस्थान के लिए बहुत सोचकर राहुल ने धौलपुर चुना। यहाँ राहुल ने जनसभा भी की और राफेल डील के बहाने पीएम मोदी पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि मोदी देश के नहीं, अनिल अंबानी के चौकीदार हैं। प्रधानमंत्री मैं तो चौकीदार बनूं। अब मजे की बात यह है, उन्होंने आपको ये नहीं बताया किसके चौकीदार बनना चाहते थे। उन्होंने आपसे बताया कि मैं चौकीदार बनना चाहता हूं। पता लगा अनिल अंबानी जी की चौकीदारी हो रही है।
राहुल गांधी राजस्थान में वसुंधरा के गढ़ में थे तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह वसुंधरा के भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर और गुना में गरजे। मध्य प्रदेश के गुना में अमित शाह ने भव्य रोड शो निकाला। सिंधिया गुना से सांसद हैं और वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष भी हैं। मध्य प्रदेश में नवंबर में चुनाव है और शाह ने यहां चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। 7 दिसंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, लेकिन अभी तक बीजेपी में टिकटों को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। झुंझुनू में बीजेपी नेताओं के साथ चुनावी मंथन करने पहुंचे राजस्थान के प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने भी कह दिया कि प्रत्याशियों की पहली लिस्ट के लिए अगले महीने का इंतजार करना होगा। भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये संगठन है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो पहले यहाँ पर एक मोटा तय करेंगे, उसके बाद पार्लियामेंट बोर्ड फाइनल निर्णय लेगा। हम चाहते हैं कि ये सूची अगले महीने के मिडल तक आ जाए। हर मुद्दे पर खुलकर बोलने वाले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इन दिनों चुप्पी साध ली है। कहीं वो अपनों और कांग्रेस से नाराज तो नहीं चल रहे। बिहार में पिछले दिनों 2 बड़ी हलचल हुई। पहली ये कि जन अधिकार पार्टी के मुखिया और लालू यादव के धुर विरोधी पप्पू यादव ने कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल से मुलाकात की। कयास लगे कि पप्पू यादव महागठबंधन में शामिल होंगे, लेकिन इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने अपने दोनों भाइयों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव में दरार की खबर की पुष्टि की। हालांकि बाद में उन्होंने यू टर्न भी ले लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन दोनों बड़ी हलचल पर कुछ भी बोलने से तेजस्वी यादव बच रहे हैं। क्या लगता है कि महागठबंधन में पप्पू यादव के आने की संभावना है? पीएम मोदी के प्रशंसक रहे योग गुरु बाबा रामदेव के एक ऐलान से उड़ गई है बीजेपी की नींद। 2014 के चुनाव में बाबा रामदेव ने कांग्रेस का खुलकर विरोध किया था और बीजेपी के समर्थन में जोरदार प्रचार किया था। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्होंने जनसंपर्क अभियान भी चलाया था। लेकिन बाबा रामदेव ने 2019 में बीजेपी का प्रचार नहीं करने के संकेत दिए हैं और कहा है कि वो निर्दलीय और सर्वदलीय है। मैं अपने आप को एक सर्वदलीय और निर्दलीय एक गैर राजनीतिक चरित्र के रूप में भारत माता की सेवा कर सकूं। मैं भारत माता को अपनी आराध्य मान करके, कर्म को अपना धर्म मान करके, राष्ट्र हित से बड़ा कोई हित नहीं, राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं, राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, इस फिलोसफी के साथ में काम करता हूँ। काले धन और महंगाई को लेकर बाबा रामदेव गाहे बगाहे सरकार को घेरते रहे हैं। माना जा रहा है कि मोदी सरकार से उनका मोह भंग होता जा रहा है। 2019 के चुनावी महासंग्राम की उल्टी गिनती के बीच पीएम मोदी ने आज हरियाणा में जाट मतदाताओं को साधने की कोशिश की। पीएम ने हरियाणा में रोहतक के सापला में दीनबंधु सर छोटू राम की 64 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने सोनीपत में बनने जा रही रेल कोच फैक्ट्री का भी शिलान्यास किया। सर छोटू राम की पहचान बड़े किसान नेता के रूप में होती है। उनका जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने किसानों के हक में अपनी सरकार के काम गिनाए। पीएम की इस रैली को मिशन 2019 की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी इससे पहले भी मोदी ने हरियाणा से ही अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले, मौसम की मार से किसानों को सुरक्षा कवच मिले, आधुनिक बीज मिले, पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिले, सिंचाई की उचित व्यवस्था मिले, मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे, इस पर निरंतर काम किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि इसका लाभ हरियाणा को भी मिल रहा है। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने का दौर जारी है। देश भर में आज फिर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए। डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों से संकेत मिल रहा है कि कल भी पेट्रोल डीजल महंगा ही होना है। आज की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 23 पैसे और डीजल 29 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। मुंबई में पेट्रोल के दाम 23 पैसे और डीजल के दाम 30 पैसे बढ़ गए। अहमदाबाद में पेट्रोल 22 पैसे और डीजल 30 पैसे महंगा हुआ। भोपाल में पेट्रोल के दाम 23 पैसे और डीजल के दाम 29 पैसे बढ़े। चंडीगढ़ में पेट्रोल 22 पैसे और डीजल 28 पैसे महंगा हो गया। लखनऊ में भी पेट्रोल 22 पैसे और डीजल 28 पैसे महंगा हुआ। पटना में पेट्रोल के दाम आज 22 पैसे और डीजल के दाम 29 पैसे बढ़े। जयपुर में पेट्रोल 23 पैसे और डीजल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। डीजल पेट्रोल की महंगाई के पीछे कच्चे तेल और डॉलर की महंगाई का खेल ही है। इंटरनेशनल मार्केट में आज ब्रेंट क्रूड ऑयल 84.5
$1 प्रति बैरल पहुंच गया। सोमवार के मुकाबले कच्चे तेल के दाम आज $0.60 यानी 60 सेंट बढ़े हैं। वहीं डॉलर आज भी रुपए पर भारी पड़ा। आज $1 ₹74.39 का हो गया। सोमवार के मुकाबले डॉलर 34 पैसे महंगा हुआ। कच्चा तेल और डॉलर दोनों महंगे होते जा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि देश में डीजल पेट्रोल के दाम कल फिर बढ़ने वाले हैं। शेयर बाजार एक दिन की चांदनी के बाद फिर से मंदी का अंधेरा छा गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 175 अंक गिरा तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 47 अंक नीचे बंद हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज देश के सबसे पावरफुल नौकरशाह बन गए हैं। अजीत डोभाल को मोदी सरकार ने एक नई जिम्मेदारी दी है। डोभाल को स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप यानी एसपीजी की अध्यक्षता करने की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पहले एसपीजी की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव किया करते थे, जो सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट माने जाते थे। लेकिन ये जिम्मेदारी डोभाल को मिलने का मतलब ये हुआ कि अब वो सबसे पावरफुल नौकरशाह हो गए हैं। 1999 में एसपीजी का गठन बाहरी, आंतरिक और आर्थिक सुरक्षा के मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मदद के लिए किया गया था। जम्मू कश्मीर में निकाय चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर उतरी एक फौजी की बेटी इन दिनों खूब चर्चा में है। ये है सांबा की रुक्मिणी संब्याल। पूरे इलाके में घूम घूमकर जनसंपर्क अभियान चला रही हैं और वोट देने की अपील कर रही है। 28 साल की रुक्मिणी एक फौजी की बेटी है और निकाय चुनाव के रास्ते वो सियासत में उतरी है। रुक्मिणी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सांबा के केली मंडी वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं और उन्हें मतदाताओं का खूब प्यार भी मिल रहा है। रुक्मिणी कहती है कि राजनीति को गंदा कहना आसान है, इसलिए राजनीति में उतरकर यहाँ की गंदगी साफ करने का फैसला लिया है। हम गवर्नमेंट को ब्लेम तो कर देते हैं, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करके अगर आप चेंज ला पाओ तो वो बेटर है, क्योंकि पार्टिसिपेशन से ही हम चेंज कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम यूपी के मेरठ में छापेमारी कर हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। जमीन पर बिखरा पड़ा मौत का ये सामान एक राजमिस्त्री के घर में बने तहखाने से मिला है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को लखीपुरा इलाके में अवैध हथियार फैक्ट्री की खबर मिली थी, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसके हाथ हथियारों का ऐसा जखीरा लग जाएगा। शहर की घनी आबादी के बीच तबाही का इस सामान बनाने के लिए बिहार के मुंगेर से कारीगर बुलाए गए थे, जो दिन रात इन्हें बनाने में लगे थे। इन हथियारों की सप्लाई दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक में होती थी। पुलिस ने हथियारों की इस खेप के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ कर पूरे गैंग का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बिहार के वैशाली में एक बार फिर भीड़ के इंसाफ की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ चोरी के आरोप में एक नाबालिग को भीड़ ने पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीटा। देर रात लोगों ने चोरी करते 2 नाबालिगों को देखा। इनमें से एक तो भाग गया, लेकिन दूसरे को लोगों ने पकड़ लिया और फिर उस पर भीड़ का गुस्सा टूट पड़ा। लोगों ने नाबालिग आरोपी को पेड़ से बांधकर घंटों पीटा। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को भीड़ के चंगुल से बचाया। कानून हाथ में लेने पर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ 2 दर्जन लोगों पर केस दर्ज किया है। बिहार में गुंडे बदमाश नीतीश कुमार के सुशासन को लगातार चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला छपरा का है, जहां बीती रात बदमाशों ने धारदार हथियार से बीजेपी के पूर्व नगर महामंत्री पीयूष आनंद की हत्या कर दी। हत्या की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। इस वारदात से स्थानीय लोगों ने खासा आक्रोश है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बदमाशों ने एक परिवार को तबाह कर दिया है। पिता की हत्या कर दी, मां को घायल कर दिया और बेटी को किडनैप कर ले गए। इस घर में मातम पसरा है, क्योंकि अब यहाँ कोई बचा ही नहीं है। बेखौफ बदमाश रात में रमेश दोहरे के घर में घुसे, बेटी का अपहरण करने लगे तो माँ बाप ने विरोध किया। बदमाशों ने फावड़े से पिता को काटकर मार डाला। माँ पर भी हमला किया, जो गंभीर रूप से घायल है और भर्ती है। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश लड़की को साथ लेकर फरार हो गए। और यहाँ पर डॉग स्क्वाड बुलाया जा रहा है, फरुखाबाद से आता है और इसमें एफआईआर करके तत्काल जो है कार्रवाई की जाएगी और उस लड़की की बरामदगी भी तत्काल करने का प्रयास किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। परिवार वालों के मुताबिक उनके परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। उत्तर प्रदेश के औरैया में नाना और नातिन की हत्या करके हत्यारे फरार हो गए।
गांव में रहने वाले रिटायर्ड फौजी अपनी 2.5 साल की नातिन के साथ घर की छत पर सोए हुए थे। रात के अंधेरे में बदमाश छत के पीछे वाले रास्ते से पहुंचे और धारदार हथियार से नाना और नातिन की हत्या कर दी। बदमाशों ने घर से फरार होने के लिए साड़ी की रस्सी बनाई और उसके सहारे नीचे उतरे। सुबह जब घर वालों ने ऊपर जाकर देखा तो दोनों की लाश मिली। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। परिवार वालों के मुताबिक उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। फिर यह हत्या क्यों की गई, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्कूल से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़ की गई, जिसका विरोध करने पर छात्रा के भाई को भी बदमाशों ने पीटा। आरोप है कि छात्रा से गांव के ही कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ की है। भाई ने जब बहन को बचाना चाहा तो उसे इतना मारा गया कि हाथ टूट गया। भाई के सिर पर भी चोट आई है। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन 10 दिन बीतने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके बाद सैकड़ों लोग एसएसपी ऑफिस के सामने पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। वाराणसी में गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। निजी अस्पताल में हुए विवाद के बाद कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की और फरार हो गए। अस्पताल में तोड़फोड़ करते छात्र सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए हैं। अस्पताल में यह हमला मामूली विवाद के बाद हुआ। आरोप है कि एक मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद कुछ छात्र डिस्काउंट के लिए अस्पताल के मालिक के पास पहुंचे। उन्होंने इंतजार करने को कहा तो छात्र गुंडागर्दी पर उतारू हो गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। स्टार्ट करने लगे कुछ और बोले बाहर निकलो तुमको देखना करेंगे। फिर इसके बाद हम लूट करके यहाँ से चले गए। फिर वो लोग तोड़ फोड़ यहाँ करने लगे, मारपीट करने लगे, अफरा तफरी का माहौल हो गया, गाली गलौज करने लगे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाली और अब उत्पात मचाने वाले छात्रों की पहचान कर रही है। यूपी के मुरादाबाद में एक महिला को इंसाफ नहीं मिला तो उसने बच्ची के साथ आत्मदाह की धमकी देकर हड़कंप मचा दिया। आंखों में आंसू भरे इस महिला का आरोप है कि मुरादाबाद में 3 स्टार होटल के मालिक और उसके दोस्त ने धोखे से रेप किया था, जिसके बाद से दोनों आरोपी शारीरिक शोषण कर रहे हैं। मुझे कमरे में कोल्ड ड्रिंक दी गई। कोल्ड ड्रिंक के अंदर नशा था या कुछ इधर, जैसे मैं बेहोश की हालत में हो गई। ऋषि छावड़ा ने मुझे बेड पे धक्का दिया। धक्का देने के बाद महेंद्र सिंह बब्बू ने मेरे साथ जबरदस्ती रेप किया। महिला ने सबूत के तौर पर आरोपी के साथ अपनी फोटो भी दिखाई है। महिला के मुताबिक वो बहुत दिनों से पुलिस के चक्कर काट रही थी, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। इसलिए अब उसने तय किया है कि या तो आरोपियों पर कार्रवाई हो या फिर वो अपनी बेटी के साथ आत्मदाह करेगी। मुंबई की लोकल ट्रेन में आरपीएफ ने डोर ब्लॉकिंग के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ा है। इसके तहत पुलिस वाले सादी वर्दी में डोर ब्लॉक करने वाले लोगों पर एक्शन ले रहे हैं। तस्वीरें मुंबई के विरार रेलवे स्टेशन की हैं, जहां पिछले कुछ दिनों से एक नई तरह की दिक्कत शुरू हो गई है। कुछ लोग यहां लोकल ट्रेनों की हाफ डोर को बंद कर लेते हैं ताकि उन्हें सुविधा हो। वो ये भूल जाते हैं कि इस वजह से ट्रेन में दूसरे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाफ डोर ब्लॉक की वजह से कई बार प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। मामला बढ़ता देख पिछले 4 दिनों में ही 69 लोगों पर एक्शन लिया जा चुका है। विरार से बोरीवली और बोरीवली से विरार सुबह और शाम कार्रवाई करते हैं। भीड़ भाड़ का समय है 6 से 10 और 18 से 22। इस मामले में 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ट्रेन में गुटबाजी, छेड़खानी और हंगामा करने वाले गिरोहों पर भी नजर रख रही है। मुंबई से सटे ठाणे के डोंबिवली में एक रबर फैक्ट्री में आग लगने से घंटों हड़कंप मचा रहा। हालांकि इस भीषण आग में किसी की मौत या घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन फैक्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ये फैक्ट्री महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम इलाके में है। हम आप ये बार बार सुनते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, लेकिन इस पर अमल नहीं करते। उज्जैन के नजदीक नागदा में एक रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी लापरवाही की वजह से महिला की जान चली गई। देखिए कैसे प्लेटफॉर्म तोड़ा जा रहा है। ट्रेन रुकी हुई, महिला प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसी। तस्वीरें मध्य प्रदेश के नागदा रेलवे स्टेशन की। यहाँ चलती ट्रेन से उतरने के वक्त एक महिला नीचे गिर गई। पहले तो वो ट्रेन के साथ घिसटती चली गई और फिर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गई। काफी जद्दोजहद के बाद राजूबाई नाम की इस महिला को निकाला गया। आनंद फानन में उसे रेलवे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। केंद्र सरकार ने एक बार में 3 तलाक का कानून अपराध घोषित किया तो अब 1 तलाक का चलन शुरू होता दिख रहा है। ऐसा पहला मामला बरेली में सामने आया है। यवतमाल और उसके आसपास के जिलों में इन दिनों आपको जगह जगह इस बाघिन के पोस्टर दिख जाएंगे। वन विभाग के रजिस्टर में T1 नाम से दर्ज इस बाघिन को लेकर आशंका है कि वो अब सिर्फ इंसान का ही शिकार करती है। उसके दोनों बच्चे आदमखोर हो गए हैं।
इसकी आशंका बढ़ गई है, लिहाजा इसे पकड़ने के लिए अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, वन विभाग के शूटर जंगल में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं, खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है। तो ये खबर थी महाराष्ट्र के यवतमाल में अब तक 14 लोगों को अपना शिकार बना चुकी आदमखोर बाघिन, जिसके लिए 200 फॉरेस्ट रेंजर्स के अलावा नामी शूटर नवाब को लगाया गया है। इटावा के स्कूल में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया है, बच्चे स्कूल छोड़कर भाग गए। देखिए किस तरह से दो दीवारों के बीच से ये अजगर स्कूल के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही लोगों की नजर इस पर पड़ी, अफरा तफरी मच गई। ये इटावा के जसवंत नगर के सरकारी स्कूल की घटना है। अजगर को देखते ही बच्चे स्कूल से भाग गए। स्कूल में अजगर के आने से टीचर भी परेशान है। मिर्जापुर में इंसानों ने पीट कर एक मगरमच्छ की जान ले ली। मिर्जापुर के मणिहान इलाके में बड़ी तादाद में मगरमच्छ पाए जाते हैं। यहाँ मगरमच्छ अक्सर इंसानों के बीच भी पहुंच जाते हैं। खबर के मुताबिक गांव वालों ने मगरमच्छ निकालने की सूचना वन विभाग को दी थी, लेकिन वन विभाग की टीम समय पर न पहुंची, जिसके बाद गांव वालों ने पीट कर मगरमच्छ को मार डाला। गाजियाबाद में बीटीसी की दूसरी परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है, जिसके बाद एग्जाम देने आए छात्रों ने हंगामा किया। शंभू दयाल डिग्री कॉलेज में बीटीसी की परीक्षा 8 तारीख को शुरू हुई थी, लेकिन दूसरे पेपर से पहले ही दिन पता चला कि पेपर लीक हो गया है, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा। छात्र सुबह एग्जाम देने आए तो पता चला कि परीक्षा कैंसिल हो गई है। इसके बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। में महिला थाने की एसओ पर दबंगई का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाली थाने की ही महिला होमगार्ड है। ये है मथुरा की महिला थाना की एसओ नरेंद्री सैनी। इनके ऊपर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। महिला होमगार्ड की महिला सिपाहियों ने आरोप लगाया है कि एसओ साहिबा उनसे पैर दबवाती है, पानी मंगवाती है और खूब सेवा करवाती है। दारू लगवाती है, पोछा लगवाती है, पानी का वाटर कूलर भरवा के पानी मंगाती है। और सर और तो चलते का यहाँ पानी के लिए हमने पैसे दिए थे, 100 रुपए महीने पैसे लेके जाती हूँ महिला जब पानी आता है यहाँ पीने के। जब इन आरोपों पर जिले के एसएसपी से सवाल किया गया तो उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा देकर मामला टाल दिया। सवाल यह है कि अगर महिला एसओ पर थाने की महिला कर्मचारी भी उत्पीड़न का आरोप लगाएंगी तो शिकायत करने वाली महिलाओं को इंसाफ कैसे मिलेगा। पटना में एक रिटायर्ड डीआईजी की दबंगई का वीडियो वायरल हो गया है। अपने घर की छत से महिला पर राइफल ताने ये पूर्व डीआईजी चंद्रिका प्रसाद है, जो घर के नीचे खड़ी महिला को जान से मारने की धमकी दे रही है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, कैसे डीआईजी साहब रोड़ेबाजी कर रहे हैं। दरअसल बेऊर थाना के महावीर कॉलोनी में रिटायर्ड डीआईजी का घर है, जिसकी जमीन को लेकर स्थानीय रिंकी देवी और राजेश राय से विवाद है। मामला 2014 से कोर्ट में चल रहा है। कई बार हंगामे के बाद कोर्ट ने जमीन पर स्टे ऑर्डर पास कर दिया है। आज यहां जमीन पर मौजूद कंस्ट्रक्शन पर ताला लगाने और उसे दोबारा तोड़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो बढ़ते बढ़ते राइफल निकालने तक पहुंच गया। स्टे भी नहीं हटा है और फिर भी वो अपना ड्रामा कर रहा है। स्टे लगला पर कहता है कि हाई कोर्ट को हम नहीं मानते, थाना को कोई नहीं मानते, मेरा घर है, ये कहता है। बार बार कह रहा है कि गोली मार देंगे। करीब घंटे भर हंगामे के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने किसी तरह बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। यूपी में मंत्री सत्यदेव पचौरी ने सरकारी ऑफिस का औचक निरीक्षण किया तो सारी पोल खुल गई। मंत्री जी डालीबाग में मौजूद खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यालय इंस्पेक्शन करने पहुंचे। यहां आधे से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी गैर हाजिर मिले। हद तो तब हो गई जब मुख्य कार्यपालक और विशेष सचिव अजय कुमार भी ऑफिस से गायब मिले। हाजिरी रजिस्टर लेकर मंत्री जी खुद ही निरीक्षण करते रहे। यूपी के बलिया में प्रेमी युगल ने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी है। चश्मदीदों के मुताबिक दोनों एक साथ पटरी पर लेटे और जान दे डाली। पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाला दिलीप सुबह घर से कॉलेज जाने की बात कहकर निकला, लेकिन शाम तक वो घर नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ प्रेमी युगल का शव मिलने की सूचना पर पुलिस को मौके से मोबाइल और आधार कार्ड मिला, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के परिवार को खबर दी। कर्नाटक में एक विधायक के बेटे की महंगी कार ने एक लड़की की जान ले ली। ये मामला बेलगाम का है, जहां 2 बहनों को विधायक के बेटे की तेज रफ्तार BMW कार ने रौंद डाला। 20 साल की लड़की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 साल की एक दूसरी लड़की अस्पताल में भर्ती है। जिस कार से हादसा हुआ उसे गोवा के विधायक ग्लेन टेक्लो का बेटा चला रहा था। पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है।
तेलंगाना में मनाए जाने वाले फूलों के त्योहार बतकुम्मा को प्रमोट करने के लिए महिला बाइकरों का एक क्लब आगे आया है। इस त्योहार के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस क्लब ने बाइक रैली आयोजित की। बतकुम्मा त्योहार महिलाओं का त्योहार है, इसलिए इस बाइक रैली में केवल महिलाएं शामिल हुई। हिमाचल प्रदेश के बंडी में हुए लैंडस्लाइड के चलते NH 305 बंद हो गया है। लैंडस्लाइड की यह घटना बाली चौक के पास सिल्ही इलाके में हुई। रास्ता बंद होने से हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लैंडस्लाइड के चलते यहां से गुजर रही 33 kV की बिजली लाइन को भी नुकसान पहुंचा, जिससे कई इलाकों में बिजली काटनी पड़ी। हाईवे बंद होने से स्कूली बच्चे 4 से 5 किलोमीटर पैदल रास्ता करके घर जा पा रहे हैं। दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है। करीब 1 महीने से जारी MCD के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। सफाई कर्मचारियों की मांगे मान ली गई है, जिसके बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया गया है। अब सफाई कर्मचारी कम से कम काम पर लौट आएंगे। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कुछ इलाकों में आने वाले महीनों में पानी की जबरदस्त किल्लत होने वाली है। दरअसल इन इलाकों को हरिद्वार की गंग नहर से पानी मिलता है, लेकिन अभी मुरादनगर में नहर में सफाई का काम चल रहा है। इस वजह से गंगा वाटर की सप्लाई को विभाग ने बंद कर दिया है। पानी की कमी दिवाली तक जारी रहेगी। हर साल 1 महीने के लिए गंग नहर की सफाई होती है, लेकिन इस दौरान लोगों को होने वाली परेशानी पर ध्यान नहीं दिया जाता। बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर और गुजरे जमाने के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की तबीयत फिर बिगड़ गई है। 95 साल के दिलीप कुमार को एक बार फिर निमोनिया के चलते मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जानकारी उनके करीबी फैजल फारूकी के हवाले से दिलीप कुमार के ट्विटर अकाउंट पर दी गई है। पिछले हफ्ते दिलीप कुमार की खराब सेहत की अफवाह उड़ी थी, लेकिन फारूकी ने इसका खंडन कर दिया था। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर न्यूयॉर्क में मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं। 29 सितंबर को उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। हाल ही में वे अनुपम खेर से मिले थे। अब सोनाली बेंद्रे से उनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें ऋषि, सोनाली बेंद्रे और गोल्डी बहल संग नजर आ रहे हैं। साथ में ऋषि की पत्नी नीतू सिंह भी हैं। सोनाली न्यूयॉर्क में हाई ग्रेड कैंसर का इलाज करा रही हैं। ऋषि की बीमारी को लेकर भी कयास लगा रहा है। कहा जा रहा है कि उन्हें 3री स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ है। हालांकि उनके भाई रणधीर कपूर ने इन खबरों को खारिज कर दिया है। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की अपकमिंग फिल्म भारत में उनका फर्स्ट लुक सामने आया है। फिल्म की शूटिंग अबू धाबी में चल रही है। फिल्म के सेट से सामने आई इस तस्वीर में सलमान खान फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर और अतुल अग्निहोत्री के साथ नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में सलमान 18 साल से लेकर 65 साल तक के अवतार में नजर आने वाले हैं। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर दिन गिन रहा है। भारतीय संसद पर हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर को गंभीर बीमारी हो गई है और उसकी जान को खतरा है। रीढ़ की हड्डी और किडनी की बीमारी की वजह से उसे पूरी तरह से बेड रेस्ट के लिए कहा गया है। बीमारी की वजह से मसूद ने अपने आतंकी संगठन का काम अपने दोनों भाइयों को सौंप दिया है। कंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान ने IMF के सामने हाथ फैलाया है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश की खराब माली हालत को देखते हुए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बेल आउट पैकेज की मांग की है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को तत्काल $9 अरब की जरूरत है, जिसके लिए IMF से गुहार लगाई गई है। कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। देश के बड़े देवी मंदिरों में से एक मां विंध्यवासिनी में तैयारी करीब पूरी कर ली गई है। कल सुबह से मां के भक्त मंदिरों में पहुंचना शुरू कर देंगे। नवरात्र में माता विंध्यवासिनी के धाम में लगने वाले मेले के दौरान लाखों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं, इसलिए मंदिर परिसर में रंग रोगन किया गया है। हजारों की संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती मंदिर में होगी। कल कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 7:26 तक है, इसलिए आप भी सुबह 7:26 से पहले घर के मंदिरों में कलश स्थापित कर लीजिए।